खंड लाइव में हूं आपके साथ अरुण शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मंगलवार को सीएम पुष्कर धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की एक बैठक आयोजित हुई। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें कई प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। बता दें कि बैठक में 11 प्रस्ताव रखे गए थे। कैबिनेट में कई अहम निर्णय लिए गए हैं। वैश्विक महामारी की परिस्थितियों को देखते हुए सभी शिक्षण संस्थान बंद थे, इसीलिए प्रदेश में 1 अगस्त से कक्षा 6 से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए स्कूलों को अब खोल दिया जाएगा। इसके अलावा पर्यटन विभाग को भी काफ़ी राहत जो है पर्यटन क्षेत्र के लोगों को दी गई है। और कोरोना की वजह से तमाम धार्मिक स्थल भी, तमाम तीर्थ स्थल भी बंद थे, तो ऐसे में लोगों को राहत मिल सके, इसको लेकर कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। तो क्या कुछ फैसले हुए हैं इस कैबिनेट की बैठक में, आइए आपको बताते हैं। दरअसल उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें 23 अगस्त से 27 अगस्त तक विधानसभा का मानसून सेशन चलेगा। ये फैसला लिया गया 1 अगस्त से 12वीं तक के स्कूल, 6ठी से 12वीं तक के स्कूलों को खोल दिया जाएगा। 4 धाम यात्रा और पर्यटन गतिविधियों को थोड़ी आर्थिक राहत देने की कोशिश की गई है। करीब 200 करोड़ कोरोना प्रभावित पर्यटन क्षेत्र को देने की बात इसमें रखी गई है। उत्तराखंड श्रम सेवा नियमावली 2021 में संशोधन किया गया है। बागेश्वर जिले की ग्राम पंचायत कौसानी को नगर पंचायत बनाया जाएगा। इसके अलावा उधम सिंह नगर में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए तैयार कर दिए डीपीआर। मई में जुलाई तक का अतिरिक्त खाद्यान्न वितरित सरकार करेगी। इसके अलावा पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले 100 छात्रों को 50,000 रुपए की राशि दी जाएगी। राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्यों को दिए गए वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार। तो ये फैसले लिए गए हैं उत्तराखंड के इस कैबिनेट में। काफ़ी अहम फैसले हैं, आने वाले दिनों को देखते हुए, उनको मद्देनजर रखते हुए। कैलाश जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। कैलाश, कैबिनेट की अहम बैठक हुई, कौन कौन से मसले थे जिन पर चर्चा हुई, और बहुत सारे हम देख रहे हैं कि काफी अहम फैसले जो हैं इस बैठक में लिए गए हैं। जी अरुण, आपको बता दूं कि जो आज कैबिनेट बैठक थी, कैबिनेट बैठक में कई अहम मुद्दों पर जो है विचार किया गया और उसके बाद उन पर मुहर लगाई गई। जो सबसे पहले आपको बता दूं कि जो वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण की परिस्थितियों में जो विद्यालय बंद थे, अभी उनको देखते हुए जो शिक्षण संस्थान थे उनको लिहाजा 1 अगस्त से 6ठी से 12वीं तक के छात्रों के लिए खोल दिया जाएगा। साथ ही कौसानी क्षेत्र में जो काफी संख्या में जो विदेशी सैलानी आते हैं, उन सैलानियों को देखते हुए से उसे क्षेत्र पंचायत जो क्षेत्र था उसको अब नगर पंचायत का दर्जा दिया गया है। वहीं जो पंतनगर एयरपोर्ट जमीन को लेकर जो चयन की प्रक्रिया थी उसको जो है 6 महीने के भीतर जो है डीपीआर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। और बिल्कुल, और इसके अलावा कैलाश, पर्यटन विभाग क्योंकि और पर्यटन का पूरा क्षेत्र जो है वो कोरोना की वजह से काफी वित्तीय संकट उसने देखा है, उसके लिए भी कुछ राहत इस बैठक में दी गई। बिल्कुल अरुण, मैं आपको बता दूं कि जो आर्थिक संकट से गुजर रहे छात्र थे, जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित परीक्षा में प्रिलिमिनरी टेस्ट का प्रावधान है, उसमें बच्चों को 50-50 हजार रुपए की सहायता दी है। जिसमें उसके अलावा जो सरकार ने पर्यटन के क्षेत्र में तमाम जो पर्यटन क्षेत्र में जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई के लिए विगत दिनों 200 करोड़ रुपए की जो पैकेज की घोषणा की थी, उस पैकेज की घोषणा को आज जो है सरकार ने जो है अनुमोदित किया है। चलिए, बहुत शुक्रिया कैलाश इस पूरी जानकारी के लिए। तो 11 प्रस्ताव इसमें रखे गए थे और कई अहम फैसले लिए गए हैं। खासतौर पर पर्यटन की बात अगर करें तो पर्यटन क्षेत्र काफ़ी आर्थिक संकट से गुजरा, तो ऐसे में 200 करोड़ के आर्थिक पैकेज की बात हुई थी, ऐलान हुआ था, आज उसे अनुमोदित कर दिया गया है कैबिनेट की इस बैठक में। उधर उत्तराखंड में कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने आज विधिवत रूप से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का पदभार ग्रहण कर लिया है। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद गणेश गोदियाल पहली बार कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय देहरादून पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। नए प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के स्वागत में नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, सह प्रभारी दीपिका पांडे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत तमाम नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
उधर उत्तराखंड में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल पर सरकार ने पहले प्रतिबंध लगा दिया था। अब कर्मचारियों ने हड़ताल को खत्म कर दिया है, जिसको लेकर ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत ने कर्मचारियों के साथ एक बैठक की और बातचीत हुई। साथ ही कर्मचारियों से उनकी समस्या का समाधान निकालने के लिए समय मांगा गया। हमने कहा है कि 15 दिन के अंदर उन मांगों को, जो होने लायक मांगे हैं, वो प्रबंधन निदेशक के स्तर पर, ऊर्जा सचिव के स्तर पर, जो मंत्री के स्तर पर, ऊर्जा मंत्री के जो मांगे इनके हमारे विभाग के स्तर पर हैं, हम उनको 15 दिन के अंदर पूरा करेंगे। बाकी जो जिसमें कैबिनेट में जाना है, वित्त का परामर्श चाहिए, उनके लिए हमने 1 महीने का समय मांगा है और हम समय रहते हुए इन सारी चीज़ों का समाधान निकालेंगे। जो नहीं कर पाएंगे हम माफ़ी मांग लेंगे, इनसे समझाएंगे कि भाई ये चीज़ इसलिए आपकी नहीं हो सकती है। और वो भी मुझे मालूम है कि जो चीज़ नहीं हो सकती वो भी समझते हैं। और कोई मैं आभारी हूँ, मैं हमारे कर्मचारियों का आभारी हूँ कि वो उनका, मैं तो बहुत प्रतिनिधिमंडलों से पिछले 30 साल में बातचीत की है, लेकिन इतने स्वार्थपूर्ण ढंग से, इतना तार्किक ढंग से, इतना जिस तरह अपनी बात इन्होंने रखी है, मुझे खुशी है। हमने कहा कैलाश जोशी हमारे साथ बने हुए। कैलाश, अब बिजली कर्मचारी जो लंबे समय से हड़ताल कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, अब उस पर रोक लगा दी सरकार ने नियम बना करके, तो अब बातचीत के जरिए चीजें होंगी आगे, क्या कुछ और किस तरीके से पूरा घटनाक्रम रहा, उसके बारे में आप बताएं। देखिए अरुण, आपको बता दूं कि कल रात 12 बजे से जो है विद्युत कर्मचारी, जो ऊर्जा विभाग के लगभग 3500 कर्मचारी थे, वो कर्मचारी हड़ताल पर आ गए थे और लगातार जो है वार्ता का दौर चला रहा। 2-3 राउंड की जो वार्ता रही वो विफल रही। उसके बाद आज सुबह से कैबिनेट थी, कैबिनेट के बाद जो है ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत, वो जो यूपीसीएल के एमडी हैं, वो साथ में जाकर उन्होंने जो है मीटिंग करी। मीटिंग के बाद उसी बीच जो है सरकार ने एक आदेश पारित किया और आदेश पारित कर ये कहा गया कि 6 महीने के लिए कोई भी जो है कर्मचारी संगठन जो है वो हड़ताल नहीं कर पाएगा। बहरहाल ये है कि उनको जो कर्मचारी हड़ताल पर थे उनको समझा दिया गया है। उनकी मांगों पर 15 दिन के भीतर जो है कुछ निष्कर्ष निकालने की बात यहाँ पर सरकार ने की है और उसके लिए एक कमेटी का गठन कर दिया गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया कैलाश इस जानकारी के लिए। तो अब आखिरकार बिजली कर्मचारी जो हैं उनकी हड़ताल खत्म हो गई है। सरकार ने 6 महीने के लिए इस पर रोक लगा दी थी और उसके बाद कर्मचारियों ने इस हड़ताल को रोक दिया और बातचीत के जरिए चीज़ों को सुलझाया जा सके, इसकी तरफ अब आगे कदम बढ़ाए जा रहे हैं। उधर उत्तराखंड में आगामी चुनाव को लेकर सभी दलों के बीच बैठकों का दौर जारी है। टिहरी जिले के बालगंगा मंडल में भी बीजेपी कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया। जिला महामंत्री गोविंद रावत बैठक में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे और कार्यकर्ताओं से चुनाव के लिए कमर कसने को कहा। महामंत्री ने कार्यकर्ताओं को पार्टी का पहला व्यक्ति बताया, साथ ही सरकार की योजनाओं के साथ जन जन तक पहुंचने का आह्वान किया। कोविड-19 में वैक्सीन जो हमारी फ्री में हमारी लगाई गई, वो हमारे 80% से ऊपर लोगों को जो है वैक्सीन लग गई है। इसके लिए हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीम हो, चाहे हर जगह हमारी जो टीम है बहुत अच्छा कार्य कर रही है। हमारे युवा मोर्चे के लोगों ने जो ब्लड टेस्ट का ब्लड ग्रुप दिया, हमारे युवा मोर्चे ने भी जो है बहुत अच्छा कार्य किया और पार्टी निरंतर संगठन, हमारा भारतीय जनता पार्टी का संगठन निरंतर गांव-गांव जाकर के, बूथ-बूथ जाकर के, और 2022 में 60 पार हम जो है करेंगे। 2022 में हमारी पुनः सरकार बनेगी और 60 पार हम करेंगे, ये हमारी। उधर उत्तराखंड में एक निजी संस्था ने स्थापक के जन्मदिन के मौके पर प्रदेश के लिए 30 एम्बुलेंस और 20 ट्रूनेट जांच मशीनें और 500 ऑक्सीजन सिलेंडर प्रदान किए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने संस्थान संस्थापक भोले जी महाराज को जन्मदिन की बधाई दी और उन्हें सहयोग की सराहना की। साथ ही मुख्यमंत्री ने राज्य को उपलब्ध कराई गई 30 एम्बुलेंस का फ्लैग ऑफ भी किया। उधर कैबिनेट मंत्री और मसूरी विधायक गणेश जोशी ने आज राजपुर निवासी शहीद मनोज राणा की 8वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। शहीद मनोज राणा भारतीय सेना के गोरखा राइफल में तैनात थे और साल 2013 में आतंकी हमले में जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में शहीद हो गए थे। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि शहीद मनोज राणा के बलिदान को हम कभी नहीं भूल सकते।
मैं आज अमर शहीद मनोज राणा जम्मू कश्मीर में देश की रक्षा करते हुए शहीद हुआ 27 जुलाई 2013 को, उसको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करने यहाँ पर आया हूँ। शहीदों का सम्मान करना शहीदों का सम्मान करना मनोज राणा अमर रहे, देशवासी का कर्तव्य है। और एक पूर्व सैनिक होने के नाते, सैनिक कल्याण मंत्री के होने के नाते मेरी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। और मैं लगातार जब से जवान शहीद हुआ है इसकी पुण्यतिथि पर हमेशा मैं यहाँ पर आता हूँ। बिल्कुल, हमने इनके नाम पर ये त्योहार भी यहाँ पर मनाया। उधर उत्तराखंड में सफाई कर्मचारियों का धरना लगातार जारी है। आज बहुजन समाज पार्टी ने सफाई कर्मचारियों को समर्थन दिया। बसपा के जिला अध्यक्ष तेज प्रकाश सिंह ने सरकार से कर्मचारियों की ठेका प्रथा बंद करने की अपील की है। इसके साथ ही बसपा कार्यकर्ताओं ने देहरादून से दिल्ली तक आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। बता दें कि सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के चलते क्षेत्र में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं। वहीं सफाई कर्मियों का कहना है कि यदि सरकार ने सफाई कर्मचारी की बात नहीं मानी तो सरकार को भयंकर परिणाम भुगतने होंगे। हमारी जो है 11 सूत्रें मांगे हैं, जिसमें हमारा पूरे राज्य कुमाऊं गढ़वाल सब हड़ताल पे गया हुआ है, काम छोड़ हड़ताल चल रही है। ये हमारी 8,000 रुपये देते हैं हमारे कर्मचारियों को, ठेके प्रथा इन्होंने चला रखी है। 8,000 में क्या गुजारा होगा हमारे कर्मचारियों का? महंगाई का दौर है, सरकार हमारी मांगे मान नहीं रही है। आज हमें बहुजन समाज पार्टी ने समर्थन दिया है अपना, शहर से और लोग भी आ रहे हैं हमारे पास समर्थन देने, और जी नगर पालिका बोर्ड भी हमें समर्थन दे रहा है। तो इसलिए हमारी मांगे सरकार मान ले तो ठीक है, ना तो ये आगे चल के बहुत तगड़ा आंदोलन होगा। सफाई कर्मचारी संघ जो अपनी मांगों को लेकर के यहाँ नगर पालिका में धरना दे रहे हैं या अपनी मांग रहे हैं, उन मांगों के साथ बहुजन समाज पार्टी ने भी अपना समर्थन दे दिया है। और जो इनकी मांगे हैं उसका हम पुरजोर समर्थन करते हैं। और यदि ये मांगे हमारी पूरी नहीं होती तो हमें यहाँ से देहरादून तो क्या, अगर दिल्ली भी जाना पड़ा तो हम पीछे नहीं हटेंगे और अपनी मांगे पूरी मनवा के रहेंगे। इसके लिए हम सब एक हैं और एक साथ ही रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने आपदा प्रभावित गांव नीराकोट का दौरा किया। बीते दिनों आई आपदा से क्षतिग्रस्त स्थलों का निरीक्षण कर जायजा लिया। जिलाधिकारी ने ग्रामीणों के साथ बैठक कर हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। वहीं ग्रामीणों के आवागमन के लिए पैदल मार्गों और गांव को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण आरसीसी की 3 पुलियों का निर्माण जल्द से जल्द कराने के निर्देश दिए। नीराकोट में जो आपदा आई थी उसका स्थलीय निरीक्षण किया। इससे पहले हमारे आपदा अधिकारी सीडीओ साहब ने आदि देखा था, लेकिन पेयजल की कुछ समस्याएं हैं और वन विभाग के कुछ कार्य होने हैं यहाँ पर, तो सभी अधिकारियों के द्वारा यहाँ पर निरीक्षण किया गया है और परमानेंट पेयजल की लाइन तत्काल लगा दी जाए, इसके लिए नगर निगम को बताया गया है। कुछ ऐसे पेड़ हैं जो गिर गए रास्तों में, जिनसे और डैमेज हो सकता है अगर आपदा आई तो, उनको हटाने के लिए वन विभाग को बताया गया है। और कुछ ग्रामीण वासियों की मांग थी कि जो सुरक्षा की सामग्री है वो और अतिरिक्त इस गांव में आवश्यकता है, उसको भी भेजा जाएगा। इनका सड़क का भी एक इशू है कि गांव तक सड़क का जो मैटर है उसको भी डीएफओ साहब को बता दिया गया है कि उसको तत्काल पीडब्ल्यूडी के साथ कोऑर्डिनेट करके सारे फॉर्मेलिटीज़ खत्म करें, ताकि गांव के तक जो सड़क आने का जो सैद्धांतिक स्वीकृति मिली है उसकी कार्रवाई आगे बढ़ सके। उधर बागेश्वर में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत जिले के 40 प्रवासी और बेरोजगारों के लिए 118 लाख रुपए का ऋण मंजूर हुआ है। इसके लिए 55 युवाओं ने ऑनलाइन आवेदन किया था, जिसमें से 40 लोग साक्षात्कार के लिए मौजूद रहे। जिलाधिकारी विनीत कुमार ने जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की और ऋण स्वीकृत किए। डीएम ने यह भी कहा कि पहाड़ की आजीविका को मजबूत करने के लिए युवाओं को बेहतर अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। जिले में 200 युवाओं को ऋण देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वहीं अभी तक 75 आवेदकों को ऋण प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एक महत्वपूर्ण योजना है और ये जो हमारे प्रवासी लॉकडाउन में जब जो प्रवासी आए थे उनको रोजगार प्रोवाइड करवाने के लिए है। इसके साथ साथ जो हमारे जनपद में भी जो लोग हैं जो रोजगार करना चाहते हैं उनको भी ध्यान में रख के ये योजना बनाई गई है।
और पिछले साल भी जो है हमें 200 का टारगेट मिला था और 200 का टारगेट हमने अचीव किया था। इस साल भी हमारे जनपद के लिए 200 का टारगेट जो है निर्धारित किया गया है और ऑलरेडी जो है 75 एप्लीकेशंस जो है उनके इंटरव्यूज़ हमने कंडक्ट करवा के बैंक्स को हमने फॉरवर्ड कर दिए हैं। अगले और भी मतलब जो एप्लीकेशंस हम लोग मंगवा के उनके इंटरव्यूज़ वगैरह कंडक्ट करके तो 200 का जो हमारा टारगेट है वो हम लोग अगले 3-4 महीने में ही हम लोग अचीव कर लें। चलिए यहाँ पर रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। कहाँ जा रहे हो? दुकान पर बैठो और इसे आगे बढ़ाओ। पापा, दुकान आगे बढ़ाने के लिए मुझे दुकान पे बैठने की जरूरत नहीं है। बस बातें करवा लो इनसे। थोड़ा सा ऊपर हो। लो जी मैडम, आपके 4 किलो लड्डू। बेटा इनका लड्डू पैक कराओ। क्यों पापा, बढ़ गई ना दुकान आगे? हाँ बेटा, अब तक सबकी खुशी के लिए मिठाई खिलाई है, मगर आज अपने बेटे के हुनर के लिए खुद खाऊंगा। जब खिलकर निकलता है स्किल तो सलाम करता है हर दिल। DSEU, इंडिया की पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, जहां ऐसे कोर्सेज में हैं डिग्रीज और डिप्लोमास जो बेटर फ्यूचर की ओर ले जाएंगे आपको। तो एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिए। स्किल है तो नहीं कुछ मुश्किल है। शहर जो कभी रुकता नहीं, न रुकती है खबरों की रफ्तार। मंत्री से संतरी, पहर दर पहर, हर वो खबर जिसका पड़ता है असर। मेरा शहर मेरी खबर, देखिए सिर्फ खबर फास्ट पर। अगर कोरोना महामारी के चलते आपके या आपके किसी जान पहचान के परिवार में कोरोना से मृत्यु हुई है तो आप हिम्मत न हारें। दिल्ली सरकार आपके साथ खड़ी है। कोविड से अपनों को खोने वाले परिवारों के लिए दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। इससे आप 2 तरह से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मासिक आर्थिक सहायता, कोविड से जिन्होंने अपने परिवारों में कमाने वालों को खोया है उन्हें हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। एक मुश्त सहायता, कोविड में अगर आपके परिवार में किसी की भी मृत्यु हुई है तो आप 50,000 रुपए की एक मुश्त अनुग्रह सहायता राशि पा सकते हैं। विस्तृत जानकारी और आवेदन के लिए आप edistrict.delhigovernment.nic.in पर लॉगिन करें। दिल्ली सरकार है आपके। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बताएं एसएसपी हरिद्वार ने कांवड़ यात्रा रद्द होने के बाद सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। दरअसल बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों की गहनता से जांच की जा रही है। उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले यात्रियों को RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं को बॉर्डर से ही वापस लौटने के आदेश और अनावश्यक रूप से उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो एसएसपी हरिद्वार ने किया नारसन बॉर्डर का निरीक्षण। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से सख्ती बरत रहा है। एसएसपी हरिद्वार ने इसका जायजा लिया सुरक्षा व्यवस्था का और बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों की गहनता से जांच करने के आदेश भी दिए हैं। दीप है हमारे साथ, हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। दीप, बताएं किस तरीके से अब पूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, क्योंकि आदेश तो हो गया है कांवड़ यात्रा नहीं निकालने का, तो इसको लेकर व्यवस्थाएं किस तरीके से हैं?
जी अरुण, बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड सरकार ने एक बार कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया गया है, जिसके चलते आज एसएसपी हरिद्वार द्वारा नारसन बॉर्डर का निरीक्षण किया गया और बाहरी राज्यों से जो आने वाले वाहन है उनकी गहनता से चेकिंग की जा रही है और साथ में जो भी यात्री उत्तराखंड की सीमाओं में प्रवेश कर रहे हैं अपने निजी कार्यों को लेके उनको सख्त निर्देश दिए गए हैं कि उनको अपने साथ आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट लानी बहुत जरूरी है। जी तो ऐसे में दीप किस तरीके से सख्ती, क्योंकि निश्चित तौर पर बढ़ी है, तो ऐसे में जो बाहर से लोग आ रहे हैं, पर्यटक भी हैं, तो कहीं ना कहीं नाकों पर बहुत ज्यादा भीड़ इस तरीके से एक बनती हुई इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही होंगी। जी अरुण, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। बाहरी राज्यों से जितने भी वाहन आ रहे हैं या जो श्रद्धालु आ रहे हैं, उनको जो श्रद्धालु कांवड़ यात्रा के चलते जो आ रहे हैं उनको बॉर्डर से वापस लौटाया जा रहा है। हाँ। लेकिन जो यात्री बाहर से या जो उत्तराखंड के अंदर जो प्रवेश कर रहे हैं निजी कार्यों को लेते हुए, उनके लिए सख्त निर्देश हैं कि वो अपनी आरटीपीसीआर की रिपोर्ट, नेगेटिव रिपोर्ट लेके उत्तराखंड की सीमाओं में प्रवेश कर सकते हैं, या जो लोग जिनके पास आरटीपीसीआर की जो नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है उनको नारसन बॉर्डर पे अपना कोविड टेस्ट कराना पड़ेगा, उसके बाद ही वो आगे उत्तराखंड की सीमाओं में प्रवेश कर सकते हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया दीप इस पूरी जानकारी के लिए। तो कांवड़ यात्रा को लेकर अब प्रशासन पूरे तरीके से सतर्क हो गया है। किसी भी तरीके से बाहरी राज्य के लोग अगर आते हैं तो आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट के साथ आएं और अनावश्यक रूप से किसी भी रूप में बाहरी राज्यों के लोगों को नहीं आने दिया जाएगा। सीमा में प्रवेश करने पर सख्त कार्रवाई करने तक के निर्देश दिए गए हैं और इसी को लेकर हरिद्वार के एसएसपी ने नारसन बॉर्डर का निरीक्षण किया। आगे बढ़ेंगे। इज्जतनगर बरेली रेलवे प्रशासन ने पटरी के किनारे बसे लोगों को भूमि को खाली कराने का नोटिस जारी किया है। विभाग की तरफ से नोटिस चस्पा करने के बाद रेलवे पटरी के किनारे रह रहे लोगों में दहशत का माहौल है। रेलवे प्रशासन ने 15 दिन में जगह खाली करने का फरमान जारी कर दिया है। रेलवे किनारे रह रहे लोगों का कहना है कि वो यहाँ 4 दशकों से रह रहे हैं और मामले में समाधान के लिए उच्च अधिकारियों को भी कई बार लिखित ज्ञापन भेज चुके हैं। ऐसे में रेलवे प्रशासन का फरमान कहीं ना कहीं अब चिंता बढ़ाने वाला इन लोगों के लिए। तो 15 दिन में जगह को खाली करने के अब आदेश हुए हैं और यहाँ पर रहने वाले लोगों में मायूसी है। तस्वीर आप देखिए किस तरीके से नोटिस जो है वो चस्पा कर दिए गए ताकि लोग यहाँ से जगह। सर ऐसा है ना, हम तो बचपन से पैदाइशी हमारी यहाँ की है। एक तो आदमी लॉकडाउन का मारा है, 2 बार लॉकडाउन लग चुका है। अब 15 दिन का टाइम है तो आदमी कहाँ जाएगा? एक तो लॉकडाउन का पीड़ा है आदमी, फिर अब 15 दिन का टाइम है तो कहाँ जाएंगे हम लोग? कितने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं? तो 30 साल हो गए सर। 30 साल से ऊपर रह रहे हैं, बचपन यहीं के पैदा यहीं हुए। अब क्या करेंगे फिर? अब आप जैसे सरकार करती है, सरकार तो गरीबों के बारे में सोचती नहीं है, उसको जो करना है वो करना ही करना है। दिक्कतें होंगी, दिक्कतें होंगी, सबको दिक्कत होंगी सर। बच्चे छोटे बच्चे हैं, अभी छोटे बच्चे कहाँ लेके जाएंगे इनको हम? उधर लक्सर में हरिद्वार के एसएसपी ने खानापुर थाने का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान एसएसपी ने अधिकारियों और कर्मचारियों के आवास का निरीक्षण किया और बीट बुक चेक की। साथ ही एसएसपी ने लंबित पड़े मामलों को जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश दिए हैं। वहीं एसएसपी ने निरीक्षण के दौरान साफ सफाई की व्यवस्था की जमकर प्रशंसा की। थाने का वार्षिक निरीक्षण है मेरे द्वारा जो है, इसमें बहुत अच्छा व्यवस्था कर रखा है और इसमें कहाँ कमियां हैं, जैसा कुछ संसाधन का कमियां हैं उसी बारे में हमने एसओ साहब से डिस्कस किया है। डिस्कस करके जो है उनको हमने कहा था कि उसके बारे में एक प्रस्ताव भेजें। जो भी कमें जैसा आपदा संबंधित कोई आवश्यकता हो या जो थाने में और मूलभूत सुविधा की आवश्यकता हो तो उसी बारे में अवगत करने के लिए कहा है। तत्काल रूप से उसमें कार्रवाई करके इसको उपलब्ध कराएंगे। उधर उत्तराखंड में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। रामनगर के बीजेपी नगर मंडल की सभा भवन में आयोजित एक कार्य समिति में पार्टी के प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट पहुंचे और कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सुरेश भट्ट ने कहा कि कार्यकर्ता आपसी मनमुटाव भुलाकर पार्टी संगठन को मजबूत करने का काम करें। साथ ही 2022 में उत्तराखंड में फिर से सरकार बनाने के लिए एकजुट हों। कार्य समिति में रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट भी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करके, कार्यकर्ताओं में उत्साह भर करके चुनाव अभियान की तैयारी में लगी है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी ने
विगत दिनों अपनी प्रदेश कार्य समिति, उसके बाद सभी जिलों की कार्य समितियाँ हमारी संपन्न हुई है और उसी क्रम में आज मंडल की कार्य समितियाँ अब हमारी चल रही। उसी के तहत आज रामनगर नगर मंडल की ये कार्य समिति है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित विचार को लेकर चलने वाली पार्टी है। हमारा बूथ से लेकर पन्ना प्रमुख तक कार्यकर्ताओं की एक बड़ी टोली हमारे पास है। हम इन कार्य समितियों के माध्यम से अपने बूथ के कार्यकर्ता और पन्ना प्रमुखों को सक्रिय करते हुए केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को आम जन तक पहुंचाकर फिर से 2022 में पिछले से भी ज़्यादा बहुमत की सरकार हम उत्तराखंड के अंदर बनाएंगे। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।